बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुखालफिन पर वार करते हुए कहा कि किसी के नामजद की फॉर्म जीते हैं, ना ही इलेक्शन से भागेंगे। जबकि सीटों की सेंचुरी के लिए बिलावल भुट्टो ने आवाम से 10 वादे भी कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि उनकी साइफर केस में जमानत हुई, जबकि 9 मई के वाकयात पर उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमा डिलिस्ट कर दिए गए हैं। कल किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमा जो है डिलिस्ट कर दिए गए हैं और किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी, क्या कहेंगे? देखें जी, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में और पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया के हालात जो हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि 3 इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है। एक इशू है कि इस्तेकाम हो, दूसरा इशू ये है कि सियासी इस्तेकाम हो, और उसके साथ फिर आगे बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, सेहत के, तालीम के, रोज़गार के, ये सारे। और अगर इस्तेकाम होगा तो मईशत ठीक होगी, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक सिक्योरिटी, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये 3 चीज़ें मिलके रियासत के इस वक्त प्रायोरिटी पे इशूज़ हैं। अब इसमें को आप किसी को पहला नंबर दे दें, किसी को दूसरे पे रख लें, लेकिन ये तीनों इक्वल हैं। और फिर उसके नीचे अवाम है, लोग हैं। और जो मैंने कल भी बात की थी कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया में इलेक्शंस हैं, वहाँ पर ये जो बहर अहमर का से जहाज़ जो हुतीज़ ने एक टैंकर जा रहा था उसके ऊपर स्ट्राइक की, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो है वो सऊदी अरेबिया के फरमारा जो वली अहद उनसे उनकी बात हुई। तो ये मामला जो हैं ये बड़े एक अजब रुख पे पूरे खत्ते में आग लगी है, और ये कई फ्रंट्स पे जंग चली गई है। जो हमने कल भी बात की थी कि ये जो है इसराइल के उनके जो वज़ीर दिफा हैं उनका और फ़ौज के सरबराह उनका ये कहना, फ़ौज के सरबराह ने वज़ीर दिफा ने, उसमें बाद में आऊँगा। ये जंग कई महाजों पे फैल रही है, हालात फैलते नज़र आ रहे हैं, और यूक्रेन का मामला, बाकी सारे मामला भी, पाकिस्तान का जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछता हूँ कि इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ाएँ और इक़्तिदार की ईवानों में क्या हो रहा है। मियाँ शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ शाहिद साहब, 2-3 बातें। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की आज गिरफ्तारी हुई, और उसकी बड़े वो एक अफसोसनाक, मैं बहुत अजब अंदाज में उनको गिरफ़्तार किया गया, और उसकी उस पर बड़ी तशवीश है। और बाकी सारी जमातें जो हैं वो खामोश भी हैं, और वो जो है वो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उनसे मुख्तलिफ पुलिस की टीम्स तफ्तीश कर रही थी। जब ये बात हुआ था ना, बात हुई थी कि और किसी मुकदमे में वो शायद नहीं मतलूब, तो उस दिन मैंने ये बात की थी कि शायद वो 9 मई में हों, क्योंकि पुलिस की पार्टियां उनसे आके तफ्तीश करती रही हैं किसी और मामले में। लेकिन ये है कि मियाँ शाह साहब, पहला सवाल मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुलतवी हो गया, एक पहले तो ये बताएं कि ये क्यों हुआ, और दूसरा मुझे बताएं कि ये एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का तफसीली फैसला आ गया। जी, तफसीली फैसला। डॉक्टर साहब देखें, इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है तो केपी के अदालत ने, हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि जो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने उस दिन ख़त्म किया था, कालादम करार दिया था, वो वापस दिया जाए। उन्होंने बहाल कर दिया था, और होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन उस पर मिनोअन अमल कर देता, क्योंकि जो केपी के हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में एक इजलास होता है और वो बेनतीजा ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है डॉक्टर साहब, वो एक आइनी प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पर जो मेंबरान बैठते हैं वो बाकायदा अपॉइंटेड हैं हुकूमत के, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी अपॉइंटेड हैं। और जो केपी के अदालत का फैसला था वो मानने के लिए होता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में जो इजलास है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया, और जो सुनने में आ रही है बात, और जो खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा कि जो केपी के हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो गलत फैसला है, और उस पर नज़रसानी के लिए या उसको कालादम करार देने के लिए या उसको मुअत्तल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रजू किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है वो अपना राय दे कि जो केपी के अदालत ने जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है वो ठीक नहीं है। इसलिए आज के इजलास में ये फैसला नहीं हुआ
कि हम जो है वो उसको बहाल करते हैं, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता, वो हम वापस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हो सकता है कि कल के दिन कोई ऐसा डेवलपमेंट सामने आए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले, और ख़बरें यही हैं कि सोचा यही गया है आज के इजलास में, और गौर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से ही रजू किया जाए। दूसरा बात जो है डॉक्टर साहब, अच्छा एक मिनट, इसका मतलब है अभी तय नहीं हुआ कि बल्ले का निशान मिला है कि नहीं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तय नहीं हुआ, बल्कि अभी ये तय है, इस वक्त तक स्टेटस ये है कि इस तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट है उसने जो स्टेटस बहाल कर दिया था तहरीक इंसाफ का, वही जो पहले था, और ये अपना फैसला दिया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के, उनको बहाल कर दिया जाए, और जो पीटीआई के चेयरमैन थे, जो नए 9 मुंतखब चेयरमैन थे, वो भी चेयरमैन रहेंगे। उनको बल्ले का निशान जो है बहाल कर दिया था, लेकिन इस वक्त बल्ले का निशान उनके पास नहीं है। अदालती फैसला नहीं, तो यही तो है। फिर यानी इसका मतलब ये है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी, वो यानी सारा का सारा फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया डॉक्टर साहब, अभी तक उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कोई सरकारी मौक़िफ़ नहीं आया, और जो खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, और इसको खबर ही कहा जा सकता है, अफवाह नहीं कहा जा सकता। अफवाह वो होती है जो अभी ग्राउंड पे कुछ ना हो, क्योंकि आज इजलास हुआ है और आज फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। आज उसका फैसला होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो जो खबर है वो यही है कि वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से शायद रजू कर ले, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला ले जाए कि जो हमारा फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, खान साहब की जो इलेक्शन लड़ने का था सिलसिला, वो भी गालिबन अब चला गया है 9 तारीख तक। जी डॉक्टर साहब, देखें, आज जो मामला वहां पर सुप्रीम कोर्ट में चला, तो वहां पर सबसे बड़ी बात जो आई वो ये आई कि बेंच अवेलेबल नहीं है। 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। एक फर्स्ट तक तो छुट्टियां हैं, ठीक है, तो फर्स्ट के बाद जो बेंच बनेंगे उसमें जो है वो अगला बेंच जो है लगेगा, और नया बेंच बनेगा। नया बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो 2 रुकनी जो कमेटी है उनके साथ मिलकर बनाएंगे, और ये मामला जो है ये आगे 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक जो है वो चला गया है। लेकिन अभी जो आज डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कल जो मुकदमा सुने जाने थे वो भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त 2 रुकनी बेंच यहाँ पर अवेलेबल है। कल जुमेरात है, फिर जुमा है। जुमा को बिल्कुल जो रूटीन के केसेस होते हैं वो 1-2 केसेस होते हैं, क्योंकि 1 बजे जुमा की नमाज होती है और 12 बजे तक अदालत का टाइम होता है जुमे वाले दिन। तो ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब है कि ये मंगल से ही सारे, या अगले हफ्ते से ही जो है नए साल में इंशाल्लाह जब हम सब दाखिल होंगे, तो तब से ही सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े जो मुकदमात हैं वो उनकी समाअत होगी? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़े मुकदमात, उसमें सबसे बड़ा मुकदमा जो है वो 2 जनवरी को होगा, जो कि 7 रुकनी बेंच मुकदमा की समाअत करेगा। वो बेंच है जिसमें नाहल जो लोग हैं, जो ताहियात नाहल कर दिए गए थे, उनकी जो है वो नाहली का फैसला होना है, या उनकी नाहली की जो समाअत जो है वो शुरू होगी। उस हवाले से एक इश्तहार जो है वो पिछले दिनों एक आया है। एक मिनट, यहाँ मियां शाहिद साहब जरा रुकिएगा, ये मैं इसको जरा, ये एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का जो तफसीली फैसला आज आ गया है, तफसीली फैसला, और ये फुल कोर्ट का फैसला है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि इस फैसले में एक तो बात ये है ना, जो कि अदालत ने बिल्कुल कही कि मतलब मास्टर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मास्टर ऑफ द रोस्टर, और बाकायदा ये इसको इस तरह से कि 3 रुकनी जो कमेटी है जज साहिबान की, वो इसको तय किया करेगी कि ये कैसे बेंचेस ने बनना है, ठीक है। तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल से बात हुई, ताकि वो जज साहिबान जो हैं उनके अंदर ये, मतलब चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात जो हैं वो बाकी जज साहिबान को भी दे दिए, ठीक है। ये तो बात बड़ी ज़बरदस्त हो गई। मुझे ये बताएं कि वो जो पार्लियामेंट ने नैब तरामीम की थी, और नैब तरामीम को उड़ा दिया था शॉर्ट ऑर्डर में, और ये कहा था अदालत ने कि तमाम नैब के मुकदमा जो हैं वो अपनी जहाँ से जिस स्टेज पे थे वो वहीं पे रहेंगे, बल्कि वो आगे चलेंगे। आपने तो बड़े, वो क्या हुआ उसका, आप उस दिन बता के गए थे, फिर क्या हुआ? आज तफसीली फैसले में क्या है? डॉक्टर साहब, एक तो मैं तफसीली फैसले का थोड़ा सा मुख्तसर अहवाल बयान कर दूं। इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है। अच्छा। एक तो इस तफसीली फैसले में जो 21 सफ़ात पर लिखा गया है, इसमें जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको इंश्योर किया गया है, उसको माना गया है कि पार्लियामेंट बालादस्त है। बिल्कुल सही। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि जो अपील का हक है
वो दिया गया है। तीसरा, जो माजी पर जो इसका इतलाक होगा अपील में, उसको कालअदम करार दे दिया गया है। वो नहीं हो सकती जो माजी में किसी मुलजम की अपील जो मौजूद थी या मुजरम की अपील थी, उसका इतलाक जो है वो इस फैसले पर नहीं होगा, उसका जो है वो हक नहीं दिया गया। नहीं तो एक मिनट, तो ये मियां शाह साहब, ये नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब वाला इशू है ये वो अपील वाली बात जो तरमीम हुई थी उससे मुतालिक? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसी के मुतालिक जो कि नवाज शरीफ का नाहली का फैसला था, उस पर जो अपील थी, मुस्लिम लीग नून को इस पर बड़ी उम्मीद थी कि वो अपील का जो हक है वो दिया जाएगा। अपील का हक तो दिया गया है, लेकिन इसका इतलाक माजी से नहीं होगा, उसको जो है वो इसमें जो है फोकस किया गया है इस फैसले में। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब, इस फैसले पर इन्हिसार था, एहतसाब जो नहीं, एक मिनट मियां साहब, ये फिर तो भी 7 रुकनी बेंच क्या कर रहा है कि ये नाहलियत का फैसला जो हो रहा है, ये मुझे तरफ इस पे निकले ना पहले कि ये जो 2 तारीख को बेंच बैठ रहा है, 7 रुकनी बेंच, ये भी नाहली कब तक होगी ये भी उसको सुनेगा, और ये फुल कोर्ट का पहले फैसला आ गया है। तो ये क्या है, ये मियां साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? डॉक्टर साहब, एक तो बात यह है, मियां साहब तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके कागजात जो हैं वो फिलहाल जो है वो मंजूर भी हो गए हैं, उस पर फिलहाल कोई इतराज़ नहीं आया। अगर कोई इतराज़ आता है तो फिर वो सिचुएशन जो है नई बनेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें जो फैसला आया था, उसमें तरमीम का जो अपील का हक था माजी से, वो नहीं दिया गया था। लेकिन एक मुकदमा पिछले दिनों सुना गया 2 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस जो थे वो इस बेंच को की सरबराही कर रहे थे। वो मुकदमा था मीर बादशाह कैसरानी का। उनको जो है वो 10 साल नाहल किया गया था। उस मुकदमे के दौरान ये बात जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सामने रखी कि एक जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो आ चुका है, और जो आर्टिकल 62(1)(f जो है उस पर जितनी भी नाहलियां हुई थी वो इस पर जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो उस पर जो है जब ये सवाल सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ये सवाल बहुत बड़ा है, इसके जो है नतायज जो है वो आने वाले इलेक्शन पर भी हो सकते हैं उम्मीदवारों पर जो कि नाहल हो चुके हैं, उनकी नाहली चल रही है। तो इसको बेहतर तरीके से सुनने के लिए लार्जर बेंच होना चाहिए, तो उसको मुलतवी कर दिया गया था समात को 2 जनवरी तक। 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है। एक जो है वो उस पर एक इश्तहार जारी कर दिया गया है कि जितने नाहल लोग हैं जो कि आर्टिकल 62(1)(f के तहत हुए थे, वो इस पर अपना जो है वो जवाब जमा करा सकते हैं और अदालत से रजू कर सकते हैं। मियां साहब की नाहली और जहांगीर तरीन साहब की इनकी किस शिक के तहत हुई है? डॉक्टर साहब, इसी शिक के तहत 62(1)(f के तहत हुई है, और इस पर जो है वो अभी तक मियां साहब की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया गया। मुस्लिम लीग नून ये जो है वो ख्याल करती है कि इलेक्शन एक्ट की जो शिक है 232 उसके तहत वो अहल हैं, क्योंकि उनकी नाहलियत जो है वो 5 साल की है, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये जो फैसला, ये जो समात है, ये बड़ी अहम है, क्योंकि 7 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा कि नाहली जो है वो क्या 5 साल की होगी या आर्टिकल 62(1)(f नहीं, वो तो 7 रुकनी बेंच है ना। ये फुल कोर्ट जब एक फैसला, फुल कोर्ट ने क्या फैसला किया है, क्या वो 7 रुकनी बेंच जो है वो कोई मुख्तलिफ फैसला दे सकता है फुल कोर्ट से, या क्या वजाहत होगी उस दिन कैसे क्या होगा? ये देखिए डॉक्टर साहब, जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया था वो था अपील का फैसला, कि अपील का कोई हक नहीं है। अच्छा, ये मुद्दत वाला, ये मुद्दत है, ये मुद्दत वाला है। ये मीर बादशाह कैसरानी की अपील पहले की पड़ी हुई है 2018 से। अच्छा, और 2018 की अपील का जो है इस वक्त वो क्योंकि दायर हो चुकी हुई है, तो इसलिए उसके तो अगर अपील का हक नहीं होता फर्ज करें मियां साहब के पास, लेकिन वो नाहली की मुद्दत कम हो जाती है इस 2 तारीख के जो मुकदमे में, तो मियां साहब फिर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो मामला जो है वो मुअल्लक है, हवा में ही है। क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है वो एक्ट है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 रुकनी बेंच का, वो मौजूद है अपनी जगह पे, जिस पर मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया था। लेकिन उनके जो वकला हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट माहिरीन है दीगर, वो कहते हैं कि ऐसा है, और ये उन पर जो है वो लटकती हुई तलवार है। अगर कोई उनके खिलाफ उनके कागजात की जो स्क्रूटनी हुई है उस पर कोई इतराज़ दायर कर देता है, तो उसको बिल्कुल इस हवाले से सुना जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक इसका टाइम है।
और 30 दिसंबर तक इतराज़ात जो है वो दायर किए जा सकते हैं। 3 जनवरी तक जो है वो इसका रिटर्निंग ऑफिसर्स ने फैसला करने हैं। अभी तक जो है बहुत से लोगों के, बहुत से उम्मीदवारों के जो है वो कागजात मंजूर हो चुके हैं और बहुत से उम्मीदवारों पर जो है वो बहुत से इतराज़ात भी दाखिल हो चुके हैं और बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात 3-3 मिनट में मंजूर हुए और बहुत से कागजात उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर इतराज़ात लग चुके हैं और जिनके मुस्तरद भी हुए हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा 3 जनवरी तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो नैब तरामीम जो पार्लियामेंट ने की थी वो जो है वो तो शिक उड़ गई थी गालिबन। आप एक फहरिस्त पढ़ के सुना, क्या बना उसका, क्या बना? आज तफसीली फैसला आ गया अब तो, मतलब और फुल कोर्ट है ये, कोई जाहिर है कि मतलब तमाम जज साहिबान और खुली अदालत में ये डिस्कशंस भी हुए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखें, नैब तरामीम तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा चुकी है और उसमें एक शिक बाकी थी, एक नुक्ता बाकी था। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर उसका इन्हिसार था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का चूंकि फैसला नहीं आया अभी, जब उसका फैसला आएगा, जब इस मुकदमे का फैसला आएगा तो उसके बाद इस नोयत को देखा जाएगा। जब नैब तरामीम का फैसला, जब नैब तरामीम उड़ाई गई थी तो उस वक्त नैब अदालतों को यह कहा गया था कि वो अपने फैसले करें, अपने जो है वो मुकदमा सुने, और नैब को भी कहा गया था वो नैब के तमाम मुकदमा बहाल हो चुके हैं। लेकिन बाद में एक फैसला आया कि नैब अपने केसेस सुने, जब मंतकी इंजाम तक केस पहुंचे तो उस वक्त फैसला ना करे। लेकिन इस वक्त नैब में तमाम मुकदमात वो बहाल हो चुके हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो मुकदमात हैं, ये तफसीली फैसला आने के बाद नैब के हवाले से आपके पास ये इतला है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज की इतला ये है कि नैब जो मुकदमात हैं वो बहाल हैं और नैब में जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जितनी इंक्वायरीज हो रही हैं वो मौजूद हैं, वो हो रही हैं, और जो रेफरेंस तक मामले जिन मुकदमात के पहुंचे हैं उनके रेफरेंस भी दायर होंगे और जो नैब की अदालतें हैं वो अपना काम कर रही हैं। अच्छा, ये नैब थोड़ा सा रुकी हुई थी, इस तफसीली फैसले के इंतजार कर रही थी? देखिए सर, नहीं, एक तो तफसीली फैसला जो था वो उसका इंतजार तो हो रहा था, वो नैब के लिए भी हो रहा था, नैब अदालतों के लिए भी उसका इंतजार हो रहा था। लेकिन एक फैसला पहले आ भी चुका है जिसमें यह कहा गया है, नैब को हदायत जारी कर दी गई हैं नैब अदालतों को कि वो मुकदमात सुन सकती हैं, वो तमाम मुकदमा जो है वो अभी आज के फैसले के बाद अब किस किस के ऊपर, यानी तफसीली फैसला आ गया ना, तो अब कौन कौन सी शख्सियात इसके जद में आने जा रही हैं? डॉक्टर साहब, इसमें तो हजारों मुकदमात हैं, इसमें 2000 से जायद मुकदमात हैं, लेकिन जो बड़ी शख्सियात इसके जद में आने जा रही हैं वो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, असफ अली जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, फरियाल तारपुर हैं, मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा है, और इसहाक डार जो हैं उनके खिलाफ भी है, ख्वाजा आसिफ भी हैं, ख्वाजा साद भी हैं, राना सनाउल्ला भी हैं, जावेद लतीफ़ भी हैं, खुसरो बख्तियार भी हैं, आमिर महमूद कियानी भी हैं, अकरम दुरानी भी हैं, सलीम मांडवी वाला भी हैं, नूर आलम खान भी हैं, नवाब असलम रसानी भी हैं और डॉक्टर अब्दुल मालिक भी हैं, और इसके अलावा जो है वो नवाब सनाउल्ला जहरी भी हैं, बरजीस ताहिर भी हैं। बहुत से जो लीडरान हैं जो कि अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके कागजात जो हैं वो मंजूर भी हो चुके हैं, जिनके कागजात अभी जो हैं वो स्क्रूटनी के मराहल में हैं, वो सारे इसकी जद में हैं और इसमें जो है वो उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो बहाल हो चुके हैं। उसका रिकॉर्ड जो है वो एहतसाब अदालतों में जा चुका है। ट्रकों पर ट्रक यानी ये बहाल हुए हैं, यानी ये उस पिटीशन के नतीजे में हुए हैं जो पिटीशन चेयरमैन पीटीआई खान साहब ने उस वक्त चैलेंज किए थी नैब तरामीम, लेकिन उस वक्त जाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ उसकी जद में नहीं थी। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उसी, यानी वही 90 दिन वाला और वो सारा, वो तमाम इख्तियारात नैब के पास आ गए। देखिए सर, अभी जो ताज़ा तरीन हुआ है इसमें बानी पीटीआई के खिलाफ जो है रेफरेंस दायर हुआ है 190 मिलियन वाला, तो वो उसकी जद में तो आए हैं। जाहिर है उस वक्त तो उन्होंने नैब तरामीम जो उड़ाई थी वो गए थे उसमें, तो नैब तरामीम उड़ गई, उनकी दरखास्त थी, उसमें ख्वाजा हारिस ने बड़े जो हैं वो कलीदी किरदार अदा किया था, उनके दलाइल चले थे और उस पर जो है नैब तरामीम उड़ गई। लेकिन बानी पीटीआई के साथ साथ जो है दीगर जो लीडरान हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI फे है और उसमें काफ लीग के लोग, तहरीक इंसाफ या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के या बाकी, यानी आप ये कह रहे हैं कि उसमें जो है वो बाकी पार्टियां जो हैं जिनके नाम आपने लिए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके, और ये फिर तहरीक इंसाफ के जो ये BRT वगैरह, ये भी खुल गए हैं सारे?
डॉक्टर साहब तमाम केसेस जो हैं वो खुल चुके हैं, तमाम केसेस खुल चुके हैं, जिसमें BRT भी है, जिसमें मालन जब्बा भी है, जिसमें जो है वो 1400 एकड़ कनाल अराजी जो है मियाँ शहबाज शरीफ पे वो भी खुल चुका है। हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल और गैर कानूनी इस्तेमाल वो भी खुल चुका है। ये तमाम जो है लाल स्पायर जो है वो उसके करीब 1400 कनाल अराजी का केस जो है वो भी खुल चुका है, और इसहाक डार पे जो है वो गैर कानूनी भर्तियों का केस है वो भी खुल चुका है। ये तमाम केसेस जो है वो खुल चुके हैं। एहतसाब की बात जो हम डॉक्टर साहब करते थे वो तो एहतसाब होकर रहेगा, वो तो शुरू है, क्योंकि जो नैब है उसको बाकायदा रीऑर्गेनाइज किया जा चुका है, उसकी तश्कीलें 9 हो चुकी है, और उसमें से ऐसे ऑफिसर्स जो सुस्त थे, जिन पर शक था कि वो एहतसाब की राह में रुकावट हैं, उनको दीगर डिपार्टमेंट्स में भेजा जा चुका है। अब नीट एंड क्लीन एहतसाब का जो अदारा है वो इस पर अपने इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है तमाम केसेस पे। अब किसी को इलेक्शन लड़ने से डॉक्टर साहब नहीं रोका जा रहा। इलेक्शन तो लोग लड़ेंगे, इलेक्शन के लिए कागजात भी जमा कराएंगे, लेकिन जो एहतसाब की जद में आएगा वो ज़रूर आएगा, उसका एहतसाब ज़रूर होगा, और जो एहतसाब होगा वो बेलाग होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि PTI का एहतसाब होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, या सिर्फ नून लीग को जो है टारगेट किया जाएगा। जो भी इसमें मुजरम है या जो भी इसमें माजरत के साथ इसमें सिर्फ सियासी जमातें तो नहीं है ना, इसमें बाकी जो हैं वो मतलब कुछ अदालतों के लोग हैं, कुछ अदारों के लोग हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई शुगर और ये और मतलब यहाँ तो हर जगह माफिया बैठी हुई है ना। तो वो मतलब है कि ये तो फिर अक्रॉस द बोर्ड अगर होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि सारे केसेस खुल गए, तो फिर उसमें दीगर अदारों के लोग भी आ रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब देखें 80% तो काम हो चुका है। अगर शुगर स्कैंडल देखा जाए, गंदम स्कैंडल देखा जाए, तमाम ऑयल स्कैंडल देखा जाए, तो इसके 80% काम तो हो चुका है, इनकी रिपोर्ट्स तो आ चुकी हुई हैं। अब तो सर इस पर सिर्फ जो है या रेफरेंस बनने हैं या इसको तफ्तीश के मराहल से गुजरना है, जो जरूरी तफ्तीश है। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, ये मियां शाहिद साहब, इस वक्त जो सूरत लग रही है वो तो ये लग रही है कि ये सारा जो है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आगे मुस्तकबिल करीब, मैं मुस्तकबिल बाइद की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो, IMF चाहता है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो, दुनिया जो सरमायाकार हैं, बैरूनी सरमायाकार, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब हो, ताकि हमारा सरमाया जो है वो सिक्योर हो। उनको वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है, दुनिया पाकिस्तान को पैसे देना चाहती है, IMF पाकिस्तान को पैसे देना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि साफ एंड शफाफ इलेक्शन, आजादाना इलेक्शन और एहतसाब, बस, और उनका कोई मुतालबा नहीं। देखिए पहले तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है ना, तो इस दफा भी लोग वही लोगों के ज़हन में यार क्या पाकिस्तान में क्या एहतसाब होना है, तो मतलब क्या कोई पकड़ा गया आज तक जो पकड़ा, मतलब ये भी तो है ना एक तासुर इसको पॉलिटिकली। वक्त बदल चुका है। अब वक्त जो है ना 2013 वाला है, ना 2008 वाला है, ना 2018 वाला है। अब वक्त जो है वो 2023 वाला है, बल्कि 2024 आ रहा है। 2024 के इलेक्शन है, 2024 में जो एहतसाब होगा वो बेलाग होगा, और वो होना है, क्योंकि एहतसाब अगर नहीं होगा तो इतना बड़ा जो स्टेज है नैब की, वो क्यों सजाएगी? उसको बंद कर देते। उसको बंद नहीं किया गया, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर साहब, उसकी तश्कीलें नौ की गई है, उसमें बाकायदा तौर पे एनर्जी बढ़ी गई है, उसमें बाकायदा तौर पे नीट एंड क्लीन लोग तो लगाए गए हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जो थी, अच्छा इसमें ये मुकदमात जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये मुकदमात सारे पुराने मुकदमात होंगे या कोई नया, ये जो 16 महीने वाले भी, या कैसे तरीके, मतलब ये नए बनेंगे रेफरेंसेस, यानी नैब इंतजार कर रही थी इस फैसले का, कैसे, यानी टाइम फ्रेम क्या है इसका? डॉक्टर साहब ये जो मुकदमात खुले हैं ना, इसमें एक तो 2018 से पहले के मुकदमात हैं, और 2018 से लेकर 2022 तक के मुकदमात हैं। लेकिन जो 18 माह और 16 माह जो है PDM के गुजरे हैं, उसके मुकदमात जो हैं वो भी खुलने वाले हैं। उसके बहुत बड़े जो है मुकदमात और बहुत बड़े स्कैंडल जो हैं वो सामने आने वाले हैं, वो भी सामने आएंगे। इवन कि मैं ये कह दूं, और इसमें कोई मजायका नहीं है, और ये खबर भी है कि जो निगरान हुकूमत के मामलात हैं वो भी नैब जो है वो देख रही है और देखेगी, और नैब जो है वो निगरान हुकूमतों को भी अकाउंटेबल करेगी, और यहाँ इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। और जो निगरान हुकूमतें हैं, देखें डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमतें को 3 माह की नहीं रही, निगरान हुकूमतें इस वक्त साल से जायद का होने वाला है अरसा, और वो जो हुकूमतें हैं उनका अकाउंटेबल तो उनको होना है। पंजाब हुकूमत है,
उसमें जो है केपी की हुकूमत है, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत और केपी की हुकूमत, और उसके बाद जो है वो बाकी जो हुकूमतें हैं या वफाक में जो निगरान हुकूमत है, इन सबको अकाउंटेबल होना है। अभी भी वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। जो उससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत में हुआ, वो उससे पहले जो 4.25 साल हुआ उससे भी ज़्यादा हुआ। तो जो जितने भी पीडीएम की हुकूमत में जो करप्शन हुई है, और इसमें मुबैना करप्शन भी नहीं कहा जा सकता, करप्शन कहा जा सकता है, या जो बेकायदगियां हुई हैं, उसका जो है वो रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, और वो सारे के सारे काबिल ताज़ीर भी हैं और काबिल एहतसाब भी हैं। उन पर काम हो रहा है, उनके केसेस जो है वो बन रहे हैं, केसेस सामने आ जाएंगे, और जो उसमें मुलव्वस होगा वो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, और जो मुलव्वस नहीं होगा वो इलेक्शन भी लड़ेगा और इलेक्शन में कामयाब भी होगा और हुकूमत भी करेगा, और वो लोगों का नुमाइंदा होगा, और वो खालिस नुमाइंदा वही होगा जिसको दुनिया भी मानेगी। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि पहले नैब के मुकदमा चल रहे थे, लेकिन ये भी हो सकता है इलेक्शन हो वक्त पे वो जीत जाएं, लेकिन मुकदमा अपनी जगह चलते रहें। ये मतलब दो अलग अलग प्रोसेस। बिल्कुल ऐसा होगा सर। इंतखाबात इंशाल्लाह 8 तारीख को हो रहे हैं डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जो इंतखाबात हैं वो 8 तारीख को हो रहे हैं। पत्थर पर लकीर हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है, और चीफ जस्टिस कहते हैं कि किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे भी समझ नहीं आती कि जो भी मुझे मिलने आता है या जिसको मैं मिलता हूं, वो पहला सवाल एक ही करता है कि क्या आपसे कौन मिलने आता है? मियां साहब, मियां शाहिद साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे बहुत से लोग जो हैं वो सियासी लोग भी मिलने आते हैं, आम लोग मिलने आते हैं, लेकिन सवाल एक ही होता है कि क्या इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं? तो मैं उनको बड़ी शद्दोमत से कहता हूं कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल भी ये करते हैं कि क्या इसी तरह इंतखाब होंगे और यही लोग जो है वो सामने आ जाएंगे जिनके खिलाफ मुकदमा थे? तो फिर मैं शद्दोमत से कहता हूं कि ऐसा नहीं है, एहतसाब भी होगा, और एहतसाब बड़ा कड़ा होगा, और जो एहतसाब की चक्की से हर कोई गुजरेगा, जो उससे बरी होकर निकलेगा, वो पाकिस्तान में हुकूमत करेगा। मियां शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपने जो बात की, लेकिन ये जो तफसीली फैसला आज आया है, ये कहीं जेर बहस क्यों नहीं आया सारा दिन? डॉक्टर साहब, एक तो शाम को ये फैसला आया है, ठीक है, और दूसरा ये जेर बहस इसलिए नहीं आया कि ये फैसला पहले तो वाजे ही था सारा, और जो इसमें कन्फ्यूजन का शिकार थे उनको भी पता था कि फैसला क्या है। अब कन्फ्यूजन उनकी अपनी बनाई हुई थी। दूसरा, इसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो ये थी कि एहतसाब के अमल को क्या जारी रहना है या नहीं। तो उसमें आज वाजे हो गया है कि एहतसाब के अमल को जारी रहना है। इसलिए जो सियासी जमातें हैं वो तो अपने इंतखाबी मामलात में जो हैं वो लगी हुई हैं, और वो इसको ज़्यादा ज़ेर बहस भी नहीं लाना चाह रहे, क्योंकि जो एहतसाब से डर रहा हो वो ज़्यादा बहस नहीं करता इस पर, तो इसलिए वो इसको ज़ेर बहस नहीं आया। लेकिन ये इसके असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में मरतब होने वाले हैं। अभी आप डॉक्टर साहब देखें कि जो इंतखाबात जो है उसका डंका बज चुका है, लेकिन मुल्क में गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक जमात है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी, वो जलसे कर रही है। बाकी कोई जमातें हैं वो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठी हुई हैं या अपने बोर्ड्स के इजलास में मसरूफ़ हैं, और बहुत सी जमातों ने तो अभी टिकट भी नहीं दिए। तो अभी 1 महीना और 12 दिन बाकी हैं। 1 महीना 12 दिन में ये मैदान लगना है, और इस मैदान में बहुत कुछ जो है वो सामने भी आना है, क्योंकि जो एहतसाब का अमल है वो भी साथ साथ चलना है, इतराज़ात का अमल भी साथ साथ चलना है, और जो मुस्तरद होने का, मंजूर होने का अमल है वो भी साथ साथ चलना है। अब 10 जनवरी के बाद सूरत हाल जो है वो सामने आएगी कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन इलेक्शन से बाहर हो चुका है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, ये तो यानी ये तफसीली फैसला आज आ गया, तो उस तफसीली फैसले में जो पार्लियामेंट में नैब की तरामीम हुई थी और जिनके नतीजे में बहुत से मुकदमात आगे पीछे हो गए थे, तो वो सारा जो है वो अपनी जगह पे जूं का तूं है, वो तरामीम ख़त्म हो चुकी हैं। सही। और इसी तरह से ये जो अपील वाला मामला, ये 2 तारीख तक हम देखते हैं कि फाइज साहब आके फिर उसके बाद इस पर बहस कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये तफसीली फ़ैसला जो है इसका मुंतज़िर था मेरे ख्याल से नैब भी शायद, और अब उसके बाद अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से इंतखाबात, ये गैर यकीनी की कैफियत और उसमें अदालतें, उनका बड़ा अहम रोल है, अदालत का अहम रोल है, इलेक्शन कमीशन का अहम रोल है। तो फिर और जाहिर है कि फिर असल मामला तो साइड पे है ना, सिक्योरिटी इश्यूज़, मईशत का मसला और स्टेबिलिटी का इशू, तो ये जो है ये सारे मामला अपनी जगह पे हैं।
ठीक है। और अगर वक्फा आप ले लें, उसके बाद में बात करता हूँ आपको कि कल से ज़्यादा ख़राब आज हालात हैं आसपास के, वो हालात जो कि बराह रास्त पाकिस्तान पे जो चिंगारियाँ हैं, वो अलाव जो बन रही हैं आसपास, वो बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज उनके आसार आने शुरू हो गए हैं। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि खित्ते के हालात मजीद कशीदा हो गए हैं और पाकिस्तान पर इसके साथ कैसे मुरतब हो सकते हैं। देखें, पाकिस्तान पे इसके बराह रास्त या वैसे तो बराह रास्त ही है, चारों तरफ आपके एक जंग फैल रही है, तो वो तो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से भी इसके असरात। पहली बात तो ये है कि देखें, जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने, ठीक है, अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज है उनकी, तो इसको अगर हम फर्स्ट स्लाइड को दिखाएं यहाँ पे, तो प्रेस रिलीज में तो वो ये कह रहे हैं कि जी, उस प्रेस रिलीज में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जंग जो है, वो कह रहे हैं कि अभी हम करेंगे, अभी हम शुरू होंगे, अभी जो है ये वहाँ पर हम जो है वो, अगर हम इसको देखें, वी आर करंटली वर्किंग, ऑब्जेक्टिव लेंगे नॉर्दर्न गजा में, फिर उसके बाद साउथ गजा में जाएंगे, वहाँ पे काम हो रहा है, फिर उसके बाद हम परसू करेंगे और डिफीट करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉशन के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, 21,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। अच्छा, सफर इन दिस वॉर, हम आगे अपने मिशन को जारी रखेंगे, अभी हमास को हम शिकस्त देंगे, फिर अपने यरगमालियों को निकालेंगे, फिर कमिट करेंगे, ये पता नहीं लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये तो इनसे नहीं समझ रहा, इनसे होने से रहा, बल्कि ये है कि जंगी जराइम की तरफ मामला चला गया है नेतन्याहू हुकूमत, और वहाँ पर याहिया सिनवर जो है उनकी तरफ से बिल्कुल ये है कि हम ना सरेंडर करेंगे ना। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ कि इसराइल ने कहा है कि एक्सपेक्ट मैनी मोर मंथ्स, कई महीने से गजा के लिए चाहिए। अभी जो है वो बाकी दुनिया, यानी जो सीरिया में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, जो यहाँ पे इराक में हो रहा है, जो लिबनान में शुरू हो चुका है, ठीक है ना, ये तमाम खित्ते में जो कुछ हो रहा है, तो अभी इनको कई महीने सिर्फ गजा के लिए चाहिए। और उसके साथ ही एक आज अक़वाम मुत्तहिदा ने, उनका एक अलामिया है, जो फोर्थ स्लाइड अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, तो जो सिग्रिड कैग हैं नीदरलैंड की, ये सीनियर ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर, इनको अनाउंस कर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में जो निगरानी करेंगी, जो अभी जो सीज़ फायर, जो सीज़ फायर तो नहीं हो सकी, जो करारदाद मंजूर हुई, तो उसमें ये था ना कि अक़वाम मुत्तहिदा का महदूद सा रोल होगा, तो उसमें ये जो है ये बड़ी एक ज़बरदस्त खातून है। ज़बरदस्त खातून जो है इसलिए इस तरह से हैं, इनका ताल्लुक ये नीदरलैंड से हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदाद सारी होनी है इस खित्ते में, उसकी निगरान के तौर पे इनको अपॉइंट किया है सेक्रेटरी जनरल ने। ये निगरान होंगी हर सारे इमदादी काम की, और ये जो है ये नीदरलैंड्स की वज़ीर ख़जाना रही हैं, और वज़ीर ख़जाना रही हैं, और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो रही हैं, और कुछ अर्से पहले इन्होंने कहा कि मैं सियासत में बहुत ज़्यादा फ़ाल नहीं रह सकती, क्योंकि इनके ये बहुत ये इमदाद और यूनिसेफ और बहुत फ़ाल रही हैं हमेशा इंसानियत के हवाले से। इन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ, तो मैं सियासत से ख़ुद को अलग कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा था कि मैं वजारत ख़जाना छोड़ रही हूँ। लेकिन दिलचस्प बात जो है वो ये है कि इन्होंने कहा कि मैं फैमिली की तरफ, फैमिली ज़ाहिर इनकी 4 इनकी बच्चे हैं, और इनके हस्बैंड जो है, इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है अनस, और वो जो हैं वो नीदरलैंड में फ़लस्तीन के सफ़ीर रहे हैं, उनसे इनकी शादी हुई है। फ़लस्तीनी जो सफ़ीर नीदरलैंड में थे वो इनके हस्बैंड हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो इसराइल में चटक पटक देखा हम नहीं कहते थे, ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये फ़लस्तीनियों के साथ मिल गई, देखें उन्होंने भी ख़ास जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा अच्छा जी चलो ये अब देखें। तो ये जो है अब जनाब ये अक़वाम मुत्तहिदा, तो एक तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है।
और इसके ऊपर ये 5th स्लाइड देखें ना, शुरू हो गया अभी से इसराइल में। यूएन अपॉइंट डच पॉलिटिशियन वाइफ ऑफ फॉर्मर पैलेस्टीनियन मिनिस्टर एज गाजा रिलीफ कोऑर्डिनेटर, चटक पटक वहाँ शुरू हो गई है कि भाई ये किसको कर दिया, क्या कर दिया। अच्छा जी चले। दूसरी बात यह है कि ये अब बड़े सवाल उठ रहे हैं संजीदगी से कि क्या इसराइल के पास सलाहियत नहीं थी या एबिलिटी नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। देखें ये तो तय हो गई ना बात कि 2 रियासती सोल्यूशन तो नहीं है, चलें नहीं है। अगर फर्ज करें नहीं है जैसे इसराइल कह रहे हैं, तो क्या कोई ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है? ऐसा भी नहीं है। क्या कोई तस्वुर अभी तो ये मामला है कि ये जो इसराइल है अल्टीमेटली तमाम आप स्पेक्ट्रम से तमाम हर चीज को आप चारों तरफ से अगर देखें मामला, या तो 2 स्टेट बनेगा, और अगर ये 1 स्टेट होगी तो इसराइल नहीं होगा, फिर फलस्तीन होगा। देखें ना आप लिबनान को, इधर जॉर्डन को, बाकी मतलब ये फिर ये कैसे होगा कि भाई फलस्तीन नहीं है इसराइल है और बाकी सारे बैठ के वहां पे दूध पी रहे हैं बैठ के सीरिया में और लेबनान में। तो ये इसराइल बचाओ मुहिम जो है इस पे अब अमेरिका में भी गौर व शुरू हो गया कि भाई ये 2 रियासती नेतन्याहू कह रहे 2 रियासतें नहीं होंगी। अच्छा वो बार बार कह रहे हैं हम नहीं मानते 2 रियासतों को। तो आप अगर ना माने किसी भी तरह से आप एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि यहां पे एक रियासत होगी इस खत्ते में, तो क्या वो रियासत इसराइल ग्रेटर इसराइल होगा? यानी ये इराक और शाम और लिबनान ये सारे मिलकर इसराइल बना लेंगे? क्या ये मुमकिन हो? नेतन्याहू के हुक्मरान होंगे? ये अजीब और गरीब किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं, इनको शायद जमीनी तो अगर तो होगा तो फिर या तो 2 रियासती होंगे, एक रियासत होगी और रिवर्ट उसी के जो नारे लग रहे हैं अमेरिका में लग रहे हैं। अब मसला यह है कि अब इसको तो एक तो अहलियत नहीं, ऊपर से जंगी जराए, और तीसरा यह कि कोई 3 लोग और इनके सरकारी तौर पर जिन्होंने ऐलान किया मारे गए हैं। तो 164 लोग सरकारी तौर पे हो गए जो फौजी मारे गए जमीनी ऑपरेशन के बाद, और IS का दूर पता नहीं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का भी शायद इनको अंदाजा नहीं है। यह होगा इसराइल की जो मोसाद है उन्होंने स्टडी किया होगा। ये हमास में जो है ना, हमास में खास तौर पे लीडरशिप के ऊपर पहले से डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड होता है। अलकायदा का हिसाब दूसरा था कि उसामा बिन लादेन के बाद क्या हुआ, तितर बितर हो गई, वो था तब अबू बकर बगदादी का कुछ नहीं पता, दाइश फैज। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये, जिन्होंने भी स्टडी किया हमास को, हमास में तय है कि शेख अहमद यासीन के बाद कौन होगा, उनके बाद कौन होगा, उनके बाद आज अगर इस्माइल हानिया को कुछ हो जाए तो नेक्स्ट कौन होगा, खालिद मिशाल कुछ हो जाए या ये सेंडर की जगह कौन सा। हमास इस कदर उनके अंदर ये, क्योंकि किसी भी वक्त उनका कोई भी रहनुमा जो है उसकी जान जा सकती है, तो वो उनके अंदर पूरा, ये नहीं कि आपस में हमास लड़ेगी उसके बाद, वो आराम से हमास जो है उनके अंदर ये नाम उनके अंदर मौजूद होते हैं। अब इशू ये है कि ऐसी सूरत हाल में वहां बात क्या हो रही है कि जी हम ये पहले तो फतह हासिल करेंगे जिसमें कई महीने लगेंगे, फिर उसके बाद यहां से असला खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जब हम फलस्तीनियों के दिमाग से इसराइल के खिलाफ सारी सोच खत्म कर देंगे तो फिर मुज़ाकरा। ये नेतन्याहू साहब इसमें तो एक मसला है जो कि अब अमेरिका को देखना है कि भाई कैसे, क्योंकि 2 स्टेट फार्मूला उनकी तरफ से आया था, फिर आगे बात चली और फिर अरब मुमालिक ने भी कहा, पाकिस्तान का भी ये स्टांस है कि 2 रियासतें हों। लेकिन मसला ये है कि तो इसके ऊपर सेक्रेटरी ब्लिंकन अब दोबारा मिडल ईस्ट आ रहे हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो अगले चंद दिनों में वो दोबारा इसराइल, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, उर्दन, यहां सबका दौरा कर रहे हैं। और वो जो बात की थी कि अमेरिका का जो स्टांस था कि अभी थोड़े दिनों में बाइडेन कह रहे हैं कि जी 2-4 दिनों में इसको तेजी के साथ निपटाएं और जल्दी ऑपरेशन करें, इसमें लॉयड ऑस्टिन का स्टांस सबसे स्ट्रांग रहा जो मैं, जैक सलिवन इन यूकॉन जो बैठे, विक्टोरिया न्यूलैंड वगैरह, ये सारे इन्होंने ये जंग की तरफ धकेला बाइडेन इंतजामिया को। लेकिन जो उनका पेंटागन है उसका स्टांस बिल्कुल रहा कि नहीं, जंगों से दूर हो, ठीक है ना। मतलब पहली दफा ये हुआ है कि वो पीस की बात हुई है फौज की तरफ से, और उस वक्त भी न्यूकॉन लॉबी थी, अभी यहां पर भी कहीं घुसे हुए हैं जो बिल्कुल, और वो मुझे नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं, इसका एंड गेम क्या है। आप कोई भी एंड गेम सोचें तो आपको एक मतलब बर्बादी नजर आ रही है, कोई एंड गेम नहीं है ना। एंड गेम होता है किसी का कि आप कहते हैं कि ये मकसद हासिल करना है, तो यार ये यहां तक हमने पहुंचना है। वो यही था कि सीज फायर होती है, और जो मैं तो अब जो है मामला ये बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये हमारे ऊपर एक बोझ बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी बात यह है कि जो इनके एक बड़े इम्पोर्टेंट जो
साहब हैं दरमर जो हैं, रॉन दरमर नेतन्याहू के बड़े करीबी मुतमिद हैं, रॉन दरमर। और ये उससे पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाल रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं। ये नेतन्याहू के करीब हैं। ये इस वक्त आज इन्होंने वाशिंगटन में मुलाकात की है सेक्रेटरी ब्लिंकन से और जैक सलिवन से। ये वहाँ से असला और पैसा लेने गए हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त माहौल डिफरेंट है। वहाँ पर ना असला और ना पैसा और इस तरह का कोई नहीं है सिलसिला कि मज़ीद इनको कुछ दिया जाए, बल्कि इस बात की तहकीकात शुरू हो रही हैं। इस पर कल मैं बात करूँगा। इस बात की तहकीकात शुरू हो रही हैं कि जितनी इमदाद इसराइल को दी गई इतने सालों में, उसमें वो असला किधर गया। अब इसराइल को बिल्कुल वही सूरत हाल है जो ज़ेलेंस्की के साथ हुई ना, कि हमने पैसा दिया था, असला दिया था, तो कहाँ गया। तो ये सवाल अब इसके ऊपर कल जरा डिटेल से मैं बात करूंगा कि ये बात अब शुरू होने जा रही है कि इसराइल की जो इतनी इमदाद की गई, तो ये वो सारी कहाँ गई। ठीक है, क्या वो असला इस्तेमाल हुआ, बेचा गया, या वो 2000 या जो पाउंड वजनी बम थे वो इन्होंने गिरा के शहीद करके बेगुनाहों को। और मैं आपको बताऊं, अब जो तादाद आ रही है ना, पहले ये था कि 60, अब आ रही है कुछ 70 से 75% खवातीन और बच्चे शहीद हुए हैं। 70 से 75% खवातीन और 18 साल से कम उम्र नौजवान और उनकी शहादतें हुई हैं। तो ये जो है ये मामला हो रहा है, ये बिगड़ गया मामला। अच्छा, उसके साथ ही जो है एक और जहाज जो है उसके ऊपर फिर हूतीज ने उसके ऊपर, ये यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ आपको, 10 स्लाइड अगर बताऊँ, ये है MS यूनाइटेड 8th, इसको रेड सी में निशाना बनाया गया है। ठीक है, ये लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन वगैरह इस पे फायर हुए हैं। और लेकिन ये जहाज जो है ये अगर इसको हम ब्लूमबर्ग को कोट करें, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ, तो ये जहाज सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इशू है, जो सप्लाई चेन्स का इशू है, ग्लोबल सप्लाई चेन, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इशू, इसमें सारी दुनिया मुतासिर होगी। और इसमें जो है वो मतलब है कि पाकिस्तान का शिप है या इसमें वो जहाज को देख के नहीं, वो मतलब अगर ब्लॉक करना है तो फिर वो ब्लॉक होगा। और फिर पहले तो उसमें ये सऊदी अरेबिया से आ रहा था, इसके करीब भी कहीं गिर गया जाके। पाकिस्तान की तरफ से कोई बात इसे वजाहत नहीं, ब्लूमबर्ग को इसीलिए मैंने कोट किया कि वो कहाँ कौन सी पोर्ट की तरफ जा रहा था। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसका खुला रहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो कीमतें, तेल, ये सारे मामलात, और जाहिर है कि ये जो इत्तेहाद बना हुआ था, ये जो जंगी इत्तेहाद तो नहीं था, ये इत्तेहाद तो बना हुआ था ये कज़ाकों के खिलाफ। और उसके बाद यमन की खाना जंगी हो रही थी और वो सारे मामला तो तय हो गए। तो अब देखना ये है कि ये इसके ऊपर जो है ये सप्लाई चेन को ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये भी नहीं छोड़ा जा सकता, अभी भी कहीं दोबारा ट्रैक 2 चल रहे हैं मुज़ाकरात ही दारुल हुकूमतों में, मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, और उसको देखना ये है। और ये जो कल जो उनके कमांडर की शहादत हुई है ईरान में, तो उसके ऊपर शदीद गम और गुस्सा है, और शदीद गम और गुस्सा है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम तो इसको बदला लेंगे और लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसमें अब ये है कि वो कैसे लेंगे, लेकिन वो क्या क्योंकि मतलब देखिए ना, ये इसराइल ने की है, अमेरिका और ईरान अभी तक उनका नहीं हुआ टाकरा। ये टाकरा अभी जो पहले अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को हिट किया था, लेकिन इस दफ़ा जो मिसाइल हिट हुआ है वो इसराइल का है। तो अब यह है कि वहाँ से हिजबुल्लाह, उनका कहना यह है कि हमारे, और ये मैं उन्हीं की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हमारे 7 फ्रंट्स हैं और 7 में से 6 जो हैं उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। ठीक है, 7 फ्रंट्स उनके कौन कौन से हैं, ये उनकी जो उनके वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि 7 फ्रंट्स हमारे, हम 7 फ्रंट्स के ऊपर इसराइल लड़ रहा है। तो और 7 में से 6 पे हम भी लड़ रहे हैं। अच्छा, 7 कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है गजा, एक हो सकता है मगरबी किनारा, जिसको मगरबी किनारा हो गया, गजा हो गया, फिर लिबनान हो गया तीसरा, फिर हो गया शाम, फिर हो गया इराक, और फिर हो गया हुतीज़, और फिर उसके बाद हो गया ईरान। तो वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 6 पे, यानी हुतीज़ समेत इराक, शाम, लिबनान, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। एक ईरान जो है वो उसकी तरफ हम नहीं गए, और अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं कि जी चूंकि ये 6 के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं अकेले, तो बराह करम जो 7वां है उससे आप आके लड़ें।
अमेरिका ने जो है वो कह दिया कि वो तो अब अमेरिका तो खुद ईरान उन्होंने इंडिया के मत्थे डाल दिया। तो इंडिया वाले भी वैसे तो नहीं कि जाके ईरान के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे अपनी। उन्होंने ईरान के कि आपके यहाँ तो मिसाइल जो है ये तो होती नहीं, ईरान ने फायर, ईरान ने तरदीद कर दी। इंडिया देखे ना, इंडिया के मत्थे डाल दिया कि इंडिया ईरान से निपटेगा। ईरान क्यों, इंडिया क्यों लड़ेगा, ये फजूल बात है ना। तो इंडिया ने जो है वो अपने वॉरशिप्स वगैरह आगे भेजे, लेकिन जंग तो इंडिया नहीं करेगा ना ईरान से, ये तो एक नया यहाँ पे कट्टा खुलेगा। लेकिन आज उन्होंने, उनके जो वज़ीर आज़म मोदी ने आज बात की है सऊदी अरेबिया, जो मैंने पहले भी बात की थी कि इसको देखा जाए और ये सारा, क्योंकि यमन एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है ये जनवरी के पहले हफ्ते में, बाकायदा प्रॉपर एक तकरीब होगी सऊदी अरेबिया में। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा इब्राहिम रईसी जो है वो टर्की जा रहे हैं। टर्की की जो पार्लियामेंट है, उनकी जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी, उसने आज बहुत बड़ा कदम उठाया कल पिछले 24 घंटों में। और उन्होंने ये किया है कि जो स्वीडन की एंट्री होनी है नेटो में, ये बात ध्यान में रखें कि स्वीडन जो है, स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों ने 2022 ये मुल्क न्यूट्रल रहे थ्रू आउट काफी, लेकिन इन्होंने नेटो में एक साथ जाना था। लेकिन और ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। नॉर्डिक अगर नक्शा दिखा दें, 2 मिनट ले लेते हैं इसमें। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो है जिनको स्कैंडिनेविया कहा जाता है आमतौर पे, स्कैंडिनेविया भी कहते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज बिल्कुल जो डेनमार्क, फिनलैंड और उसके बाद आइसलैंड और ग्रीनलैंड और ये जो ऊपर ममालिक हैं सारे, ठीक है। तो इसमें फिनलैंड और स्वीडन जो है, तो फिनलैंड का तो पूरा बॉर्डर है 810 किलोमीटर, जो स्वीडन है उसको बॉर्डर नहीं है। लेकिन ये दोनों, फिनलैंड 1809 तक स्वीडन का हिस्सा रहा है। फिनलैंड पहले स्वीडन में ही था, फिर रशिया के साथ जो फिनिश वॉर हुई है तो 1809 में फिनलैंड रशिया के साथ चला गया। लेकिन फिर 1917 में जब इनकलाब रूस आया तो फिनलैंड आजाद हो गया। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन जो है वो बहुत करीब है एक दूसरे के, क्योंकि फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा रहा है, लेकिन फिनलैंड रशिया का भी हिस्सा रहा है। लेकिन अब वो नेटो के अंदर बाकायदा चला गया। स्वीडन को पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया है तुर्की की, अब पार्लियामेंट में बिल जाएगा, कब जाएगा पार्लियामेंट का इजलास अभी हमें नहीं पता। लेकिन यह है कि ये एक कदम आगे स्वीडन का बढ़ा है नेटो में जाने के लिए। नेटो में 31 मुल्क हो चुके हैं, 32वां मुल्क। तो ये सारे मामला जो हैं अब तेजी के साथ, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि ये जंग को कि कई महीने चलेगी जी, कब तक चलेगी, कई महीने तक बम गिराते रहेंगे, मारते रहेंगे, ये स्ट्राइक्स होती रहेंगी, ड्रोन हमले होते रहेंगे, बहरहमर, इस तरह से नहीं होता। तो या तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है तो पैसा कहाँ गया, इतने सालों से जो पैसा दिया जा रहा था इसराइल को, तो वो कहाँ गया पैसा। तो ये बड़े अहम सवाल हैं। और क्या मतलब यही सिल्वर नहीं हत्या है। अभी तो हिजबुल्लाह को छोड़ दें आप, अभी तो आप हिजबुल्लाह को, अभी तो आप ये इराक और शाम खुदा करे कि खैरियत से रहें, ये सारा खित्ता जो है, अभी तक यही सिल्वर मोहम्मद दैफ इनके हत्या नहीं लगे। तो ये तो मतलब है कि बहुत बुरा, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बदतरीन इंटेलिजेंस फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर और जो जुल्म है इस तरह से जो कैमरे ने देखा है, और 100 से ज़्यादा सहाफ़ी और डॉक्टर्स और आम शहरी और बच्चे, तो ये जंगी जराइम का केस बन रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।